सलमान खान एक स्टूडियो में शूटिंग कर रहे थे और अचानक उनके दिमाग में आया कि वे वहाँ काम करने वालों से पूछें कि यहाँ का सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन था जो स्टूडियो में शूट करने आता था तो उसे देखने के लिए भीड़ लग जाती थी। सलमान को उम्मीद थी कि जिससे उन्होंने यह सवाल किया है वह उत्तर में कहेगा कि आपसे बड़ा स्टार कोई नहीं है, आप शूट करने आते हो तो बाहर भीड़ जमा होती है। लेकिन अप्रत्याशित रूप से सलमान खान को वहाँ के कर्मचारियों ने बताया कि जिस ज़माने में राजेश खन्ना यहाँ शूट करने आते थे, इस पूरे इलाके में न तो कभी समोसा मिलता था और न ही चाय। क्रू वाले दूसरे सदस्य मारे मारे फिरते थे। उसकी वजह यह होती थी कि स्टूडियो के बाहर इतनी भीड़ लग जाती थी केवल यह पता चलते ही कि इस स्टूडियो में राजेश खन्ना शूट कर रहे हैं, पूरे इलाके की चाय, समोसा और दूसरे खान पान के जलपान के सामान समाप्त हो जाते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और आज शनिवार है। मैं अंग्रेजी की जिस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं उसका नाम है डार्क स्टार, द लोनलीनेस ऑफ बीइंग, राजेश खन्ना। हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार के एकाकीपन, अकेलेपन पर यह लिखी हुई किताब है। डार्क स्टार की एक ऐसा हीरो जिसने 3 वर्ष के अंदर लगातार 17 सुपर हिट फिल्में दी। यह रिकॉर्ड अब तक जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं किसी भी स्टार ने तोड़ा नहीं है। उनके प्रशंसकों में 9 साल की उम्र की बच्ची से लेकर 90 साल की बुढ़िया तक होती थी। सिर्फ 3 सालों में यह करिश्मा करने वाले राजेश खन्ना अपनी तरह के इकलौते और अनूठे कलाकार थे। जिस स्टार को जिंदगी में सफलता इस तरह से मिली हो वह एकाकीपन का शिकार कैसे होगी। फिल्मी दुनिया में उनके साथ के कलाकार जब अपनी प्रासंगिकता सिद्ध कर रहे थे तब काका की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था। यह किताब दरअसल राजेश खन्ना की उसी जीवन यात्रा के बारे में बताती है, उसी सोच के बारे में बताती है और उस दौरान राजेश खन्ना की जीवन, उनकी फिल्में, उनके साथ के कलाकार और उन कलाकारों का राजेश खन्ना के बारे में क्या दृष्टिकोण है उसके बारे में भी बताती है। किताब की शुरुआत शर्मिला टैगोर की प्राकथन से शुरू होती है। उन्होंने इसकी शुरुआती हिस्सों में लिखा है कि कोलकाता के एक कार्यक्रम में जब वे राजेश खन्ना को देखा था शर्मिला टैगोर ने, तो वे उन्हें पहचान नहीं पाए थे। शर्मिला भी कुछ क्षण के लिए चौंकी थी। केवल उनकी आंखों और उनकी मुस्कान से इनको लगा था ओह, ये राजेश खन्ना है। फिल्मी पर्दे की सबसे सुपरहिट जोड़ी के बारे में यह देखकर शर्मिला बहुत दुखी हो गई। उन्होंने ये कहा है कि इनकी शुरुआत राजेश खन्ना से उस जमाने में हुई थी जब पहली बार यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स कंबाइन ने आराधना फिल्म बनाई थी और आराधना की जो जोड़ी थी वह फिल्मी दुनिया की अब तक की सबसे सफलतम जोड़ी में से एक है, राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की। राजेश खन्ना की जिंदगी चिंगारी कोई भड़के से लेकर राजेश खन्ना पर आज भी जब हम रोमांटिक गानों की बात करते हैं तो जितने अच्छे गीत राजेश खन्ना पर फिल्माए गए हैं उतने अच्छे गीत शायद किसी दूसरे कलाकार पर नहीं फिल्माए गए। राजेश खन्ना अपने बारे में अक्सर एक बात कहा करते थे। वो उम्र के जब आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके थे तब उन्होंने कहा था कि मेरी परवरिश दरअसल गलत ढंग से हुई थी। उनका बचपन उस
लाड़ प्यार में बीता था, जिसमें समय और पैसे की कोई कीमत नहीं थी। वे 5 रुपए मांगते थे तो घर वाले उन्हें 10 रुपए देते थे। और जिस परिवार में वो पैदा हुए थे उनका नाम जितिन था शुरुआती दौर में, लेकिन चूंकि जितेंद्र फिल्मों में काम कर रहे थे इसलिए उन्हें अपना नाम बदलना पड़ा, राजेश खन्ना करना पड़ा। 1942 में जन्म हुआ राजेश खन्ना का। और उनके पिता जो है, उनका परिवार, दादा जो है कराची और लाहौर से जो है वह चले आए थे। और राजेश खन्ना इस बात को कई बार भूल जाते थे कि उनका वाकई जन्म कहाँ हुआ था। मुन्नीलाल, चुन्नीलाल और नंदलाल उनके जो है 3 बेटे थे, उन्हीं में से एक के ये बेटे थे जतिन। और फिल्मों का शौक इनको बहुत था, लेकिन देर तक सोते थे। इनके एक चाचा के पास चूँकि कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने गोद ले लिया था, और इनको गोद ले लिया था तो इसलिए इनके ऊपर डांट नहीं पड़ती थी। सुबह 10 बजे तक सो के उठना, करीने से रहना, जो पूरी ज़िंदगी राजेश खन्ना को जो लोग देखे हैं उनको पता है कि उनके रहने का, पहनने का, खाने का एक सलीका था। और शाम की उनकी महफिलें जो आज भी याद की जाती हैं, उनके जितने भी मित्र रहे हैं, चाहे वो फिल्मी दुनिया के हों चाहे गैर फिल्मी दुनिया के हों, वे सारे लोग उन्हें याद करते हैं। राजेश खन्ना के बारे में कहा जाता था कि उनकी कार जब खड़ी होती थी तो उनकी प्रशंसिकाएं जो लड़कियां होती थी उनके लिपस्टिक से कई बार सफ़ेद कार का कलर रंगीन हो जाता था। इसमें अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन अमिताभ बच्चन जैसे शख्स का भी यह मानना है और शाहरुख खान का भी यह मानना है, और सलमान खान की घटना से मैंने इस बातचीत की शुरुआत की कि जो लोकप्रियता राजेश खन्ना को अपने उस दौरान मिली थी, उस लोकप्रियता को कोई दूसरा हीरो अब तक मैच नहीं कर पाया। न तो किसी के खाते में 17 लगातार सुपर डुपर हिट फिल्में हैं, न किसी के खाते में इस तरह का अकेलापन है। राजेश खन्ना के ये फिल्मी जीवन में जो गिरावट आई, यह किताब यह बताती है गौतम चिंतामणि की कि शायद कई वजहें थी। एक, राजेश खन्ना का लेट लतीफ़ होना, समय से शूटिंग पर न पहुंचना। दूसरा, सलीम जावेद की जोड़ी से झगड़ा हो जाना। सलीम जावेद, इसमें सलीम खान से बातचीत गौतम चिंतामणि ने की है। जावेद अख्तर ने उनको बातचीत करने से मना कर दिया जब वो ये किताब लिख रहे थे। उसमें ये उल्लेख है कि सलीम जावेद की जोड़ी को जिस ज़माने में फिल्म के लिए 5,000 रुपये, 10,000 रुपये मिल रहे थे, 750 रुपये महीने पर ये लोग काम कर रहे थे, उस ज़माने में उसी फिल्म के लिए राजेश खन्ना को 5 लाख रुपये मिलते थे। तो जब 5 लाख रुपये पाने वाले राजेश खन्ना का ईगो इतना बड़ा था कि वे लेखक को कुछ समझते ही नहीं थे, अपने हिसाब से कहानियों में भी बदलाव कराने की कोशिश करते थे प्रोड्यूसर के सामने। जावेद, सलीम जावेद की इस जोड़ी से, हालांकि सलीम खान का कहना है कि मुझे नहीं पता, मेरे पार्टनर से उसकी खटक गई थी, क्या खटकी थी नहीं मालूम, लेकिन सलीम जावेद की जोड़ी ने लगातार राजेश खन्ना को फिल्मों में लेने से, यहाँ तक कि प्रोड्यूसर कहता था, कहानियाँ लिखवाता था और यह जोड़ी अड़ जाती थी कि हम राजेश खन्ना के साथ काम नहीं करेंगे। जावेद साहब ने आज तक इस मसले पर मुन्नी नसरीन कबीर को भी उन्होंने कहा था कि ईगो का कुछ मसला था जिसका उन्होंने उल्लेख किया है, लेकिन वजह क्या थी, असली वजह अभी तक नहीं पता है। लेकिन राजेश खन्ना के जीवन में यह जो अहंकार उनके जीवन में आया था अपनी सफलता से, उसको रोकने की उन्होंने बहुतेरी कोशिश की। ये किताब बताती है कि उन्होंने कुछ फिल्म पत्रकारों का उल्लेख किया, यहाँ तक कि डिम्पल कपाड़िया से उनकी शादी की वजह भी उनकी वो असफलता जिसकी शुरुआत हो चुकी थी, और एंग्री यंग मैन के तौर पर अमिताभ बच्चन जिस तरह से आगे बढ़ रहे थे और सलीम जावेद की जोड़ी अमिताभ बच्चन को बढ़ावा दे रही थी, हर अपनी पटकथा में वो लोग कोशिश कर रहे थे कि उनको लिया जाए, उससे बचने के लिए भी उन्होंने डिम्पल कपाड़िया से शादी की और उसकी सूचना इस तरह से दी जिस तरह से कि लोगों को पता ही नहीं। एक आधी रात को उन्होंने एक फिल्म पत्रकार को फ़ोन किया,
जो महिला पत्रकार थी उनकी करीबी थी, और जिसको उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें आज की दुनिया की सबसे बड़ी खबर दूंगा, ब्रेकिंग न्यूज़ दूंगा, और डिम्पल कापाड़िया से उन्होंने शादी कर ली। राजेश खन्ना की लोकप्रियता की बहुत सारे किस्से इसमें हैं, उनके अकेलेपन के किस्से हैं, उनके प्रेम के किस्से हैं, अंजू महेंद्रू से किस तरह से उनकी मुलाकात हुई थी, किस तरह से उनको लगातार फिल्में मिलती रही, किस तरह से उनका चयन हजारों कलाकारों के बीच, जब वो नाटक कर रहे थे, रंगमंच के आदमी थे और उनको कंबाइंड प्रोड्यूसर्स टैलेंट हंट ने, यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स कंबाइन ने जब उनको टैलेंट के लिए चुना था, तो हज़ारों कलाकारों को पीछे छोड़ते हुए आखिरी में विनोद मेहरा और इनके बीच मुकाबला रहा और उसमें जीत कर ये आए। और उसके बाद लगातार जो फिल्में मिली हैं, आखिरी जो उनकी मेगा सक्सेस फिल्मों में, जो लगातार 17 की बात कर रहा हूँ, उसमें हाथी मेरे साथी थी, लगातार पैसे कमा रहे थे, फिर भी उनके जीवन में जो असुरक्षा आई, एक बात ये भी है कि वो बहुत अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे थे। सफलता के शिखर पर जाके इस तरह की असुरक्षा की क्या वजह थी यह नहीं पता, लेकिन यह पुस्तक यह भी बताती है कि राजेश खन्ना जैसा शख्स पूरी इंडस्ट्री में सिर्फ राजेश खन्ना ही हो सकते थे। आखिरी दिनों में जब उन्होंने अंतिम सांसें ली, तब उनके अंतिम संस्कार में पहुंचने वालों की भीड़ लाखों की थी, और जो उनके पर्दे के सबसे बड़े प्रतिरोधी, हालांकि आनंद में और नमक हराम में दोनों में अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना ने साथ काम किया था, और कई रोचक किस्से हैं इसमें, जैसे उन्होंने अपनी नमक हराम में अपना रोल जो है बदल दिया था। राजेश खन्ना को कई बार लगता था कि पर्दे पर वो निधन हो जाएगा, मर जाएंगे तो वो फिल्म सक्सेस हो जाएगी। यह प्रयोग हर फिल्म में नहीं चला, लेकिन आनंद निश्चित रूप से सक्सेस थी, और अमिताभ बच्चन के लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि उस फिल्म में वो राजेश खन्ना के साथ काम कर रहे हैं। और यही सिक्का जब नमक हराम तक आते आते बदल चुका था। हालांकि राजेश खन्ना को इस फिल्म के दौरान भी ये लगता था कि ये फिल्म आएगी और मैं अमिताभ बच्चन पर भारी पड़ जाऊंगा, लेकिन वह नहीं हुआ। लेकिन जब ये गए तो सबसे पहले पहुंचने वालों में इनके निधन के बाद अमिताभ बच्चन थे। पूरी फिल्म इंडस्ट्री उनके लिए खड़ा थी, और यह पुस्तक भी यह बताती है कि राजेश खन्ना जैसे किरदार सैकड़ों वर्षों में एक बार आते हैं। साथ ही यह भी बताती है कि सफलता और असफलता के बीच, चयन और त्याग के बीच बहुत एक बारीक रेखा है। समय किसी का मोहताज नहीं होता। नियति ने राजेश खन्ना को राजेश खन्ना बनाया था, उनको चुना था, और इस पुस्तक में बहुत सारी उनकी अनूठी तस्वीरें भी हैं, और जो बताती हैं कि राजेश खन्ना का क्या स्टारडम था। काका हालांकि सांसद भी रहे, राजीव गांधी ने उनको चुना था, दिल्ली से वो चुनाव भी लड़े थे, लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, राजनीति में भी वो आजमा रहे थे, एड फिल्में भी उन्होंने की थी। बाद के दिनों में जब मल्टी स्टारर फिल्में आने लगी थी, तो राजेश खन्ना ने शुरू में जो 17 हिट दी थी वो अकेले उनके बल पर थी, उनकी जोड़ी के बल पर थी। वो कभी भी शुरुआती दौर में साथी कलाकारों के साथ काम करना नहीं चाहते थे। हद से हद उनका जो सहयोगी कलाकार है वो सिर्फ सहयोगी कलाकार की भूमिका में होता था, लेकिन बाद में वो मल्टी स्टारर फिल्मों में भी आए, हर तरह का प्रयोग किया, लेकिन सफलता का वह शीर्ष वापस नहीं आ पाया। ज़िंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते। ये इस पुस्तक के हर शीर्षक में राजेश खन्ना पर फिल्माए गए गीतों की पंक्तियां हैं, और राजेश खन्ना के जीवन में यह गीत भी सही ढंग से उतरता है। गौतम चिंतामणि को बहुत बहुत बधाई इस पुस्तक के लिए। हालांकि यह पुस्तक आज से बहुत पहले इसका पहला संस्करण, हार्ड बाउंड संस्करण प्रकाशित हो चुका था, लेकिन 2025 में पहला इम्प्रेशन इसको रूपा पब्लिकेशन ने दिया है पेपरबैक संस्करण में।
₹395 इसका मूल्य है और राजेश खन्ना जैसे कलाकार को, उसकी ज़िंदगी को, उसके संघर्षों को, उसकी सफलता को, उसके स्टारडम को जानने के लिए और उनके बहाने फ़िल्म इंडस्ट्री की उठापटक, फ़िल्मों को और फ़िल्मों की शूटिंग को, उसके तरीकों को जानने के लिए यह कोई मूल्य नहीं है। पृष्ठ संख्या है 240। मैं उम्मीद करता हूँ साहित्य तक का अंग्रेजी पुस्तकों पर आधारित हर शनिवार को प्रस्तुत किया जा रहा है यह कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा। यह पुस्तक हिंदी में भी प्रकाशित हो चुकी है। आप अगर अंग्रेजी में पढ़ना चाहते हैं तो अंग्रेजी, हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी पुस्तकें खरीद कर पढ़ते रहें। पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देते रहें। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराते रहें। धन्यवाद।